हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ट्यूटर में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप सभी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस पर डे चल रही हैं, जिसमें हमने अभी पिछली क्लास में मौर्योत्तर काल को कवर किया था और आज की इस क्लास में हम गुप्त काल को कवर करेंगे, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया है जो सभी प्रश्न गुप्त काल से संबंधित हैं और आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड क्लास को शेयर करें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट हो, हमारी वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य एंड ऑप्शन डी कुषाण। ये 4 वंश दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त वंश ने, सातवाहन वंश ने, मौर्य वंश ने या फिर कुषाण वंश ने? बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मेहरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है वो गुप्त वंश ने स्थापित किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। ये स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त। बताइए इसका सही जवाब क्या है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। माता का नाम क्या था? दत्त देवी। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? पूछा है चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य एंड ऑप्शन डी राणागुप्त। तो यह भी इसका आंसर बताया था, उसका उल्टा हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, बात एक ही है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन सी शतमान एंड ऑप्शन डी करसापड़। बताइए इसका सही जवाब क्या है।
गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रुपयक, शतमान या फिर करसापड़? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रुपयक। गुप्तकालीन सोने के जो सिक्के थे उनको दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बताइए इसका सही जवाब क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो इसका सही जवाब समुद्रगुप्त। हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन सी हूनों द्वारा एंड ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हूनों द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी नंदों के, ऑप्शन सी गुप्तों के एंड ऑप्शन डी चोलों के। बताइए इसका सही जवाब। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शित करते हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो अभी बताया था, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी लोहा। बताइए इसका सही जवाब। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न पूछा है इसमें, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 600 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 57 ईस्वी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट 319 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा वाद्य की गद्यात्मक हैं। ये संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महासेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी विष्णुसेन एंड ऑप्शन डी हरिसेन। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी तुलसीदास। बताइए इसका करेक्ट आंसर। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। पूछा है मेघदूत का लेखक कौन है। ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बाणभट्ट एंड ऑप्शन डी कालिदास। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कालिदास। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थीं? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी चारवाक एंड ऑप्शन डी धन्वंतरी। बताइए इसका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 चिकित्सक हैं और 1 नहीं है, उसी को हमें चयनित करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। सी इज द करेक्ट आंसर। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये कौन थे? ये प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। जबकि चारवाक कौन थे? चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन डी कनिष्क। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी कौन थे? बताइए धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन थे। तो अगले पेज पर बता देता हूँ मैं। जैसे एक तो कालिदास थे, एक बेताल भट्ट थे, बेताल भट्ट, और बराहमिहिर थे, बराहमिहिर, अमर सिंह। ये कुछ विद्वान थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, जिनमें से कालिदास, ये इम्पोर्टेंट हैं, और एक धन्वंतरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बराहमिहिर थे, कौन थे बराहमिहिर? ऑप्शन ए एक एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन बी एक स्पेस शटल, ऑप्शन सी एक पावर स्टेशन एंड ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद या फिर एस्ट्रोनॉमर। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे, या फिर कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य एंड ऑप्शन डी चालुक्य। बताइए इसका सही जवाब क्या है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है।
अजंता की 16वीं और 17वीं गुफाओं का संबंध किससे है? गुप्त काल से है। जबकि 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे 21 प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।